सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के हिंदी की पुस्तक व्याकरण आनंद के पाठ 8 को। इस पाठ 8 में हम क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। कारक अर्थात कारक चिन्ह, परिभाषा, भेद और उदाहरण, इस प्रकार हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कारक भेद और कारक सारणी को हम देखते हैं। यह आपकी कॉपी क्षमा करें पुस्तक में दिया हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर, संबोधन अधिकरण है वो हरे। तो ये आपके कारक भेद सारणी हैं। उसके लक्षण एक तरफ दिए हुए हैं। इन्हें आपको मैंने विस्तृत ढंग से कक्षा में समझाया है। कर्ता से क्रिया करने वाले का बोध होता है। कर्म से जिस पर क्रिया का फल पड़े, प्रभाव पड़े। कारक में जिसकी सहायता से जो साधन के रूप में प्रयोग हो उसको हम करण कारक कहते हैं। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक कहीं से भी अलग होने का भाव हो वहाँ पर हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। संबंध कारक जो संज्ञा का संज्ञा से या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध बताए। अधिकरण कारक जहाँ पर क्रिया हो, चाहे वो स्थान हो या समय हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और संबोधन पुकारने के लिए, बुलाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आपका ये 8 कारक भेद है जिसकी सारणी आपकी पुस्तक में दी हुई है और इसे मैंने विधिवत समझाया है और यहाँ भी अभी आपको पूरी डिटेल के साथ बताया है। आइए देखते हैं आगे के स्लाइड में क्या है। कारक परिभाषा। कारक क्या हैं, कारक की परिभाषा क्या है, उनके बारे में जानेंगे इस स्लाइड में। तो कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। परिभाषा जिन शब्दों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उन्हें हम कारक कहते हैं। और कारक चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है। और चिन्ह कौन है? ने, में, पे, पर, का, की, से आदि ये सारे चिन्ह हैं जिनसे हम कारक को पहचानते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं, उसमें क्या है। कारक नाम और कारकों की संख्या। तो सभी कारकों की संख्या आपको एक एक करके बताई जा रही है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और इनके अंग्रेजी में भी नाम लिखे हुए हैं, सो आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार मैंने आपके 8 कारक को एक साथ सम्मिलित करके बताया है। हिंदी में 8 कारक होते हैं, संस्कृत में 6 माने गए हैं। संबंध कारक का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता, इसलिए उसको नहीं माना गया। और संबोधन कारक जो है वो प्रथमा का ही भेद है, इसलिए। कर्ता कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का बोध कराता हो। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम ने से बोध होता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। और मैंने यहाँ जो उदाहरण दिए हुए हैं, हाँ, इसका चिन्ह ने होता है, कभी कभी इसका लोप हो जाता है। मैंने जो यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं तो पूरे वाक्य में राम ने, रोशन, देवेंद्र, मोर, ये सब कर्ता कारक हैं। और इनमें कभी कभी ने का चिन्ह होता है और कभी कभी लोप होता है। तो इस प्रकार से आप उदाहरणों के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। और कर्ता जो है वो क्रिया का करने वाला होता है। इसमें कौन लगा करके आप इसका ज्ञान भी पा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है या को परसर्ग आता है या को कारक चिन्ह आता है, इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी इसमें भी लोप हो जाता है, को का लोप हो जाता है। उदाहरण देखें।
सुनील को, चोर को, लड़के को, पुस्तक को, कविता पुस्तक को पढ़ रही है, मगर यहाँ पुस्तक को की आवश्यकता नहीं है। सुनील को पढ़ाया, चोर को पकड़ा, लड़के को देखा। तो मैंने इसको रेड कलर से इसलिए कर दिया जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। इस वाक्य को पढ़ें, समझें और मनस्थ करें। इस प्रकार आपकी कर्म कारक की परिभाषा और उदाहरण हो गई। अब हम तीसरे कारक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कारक है करण कारक, उसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया की सिद्धि में कर्ता की जो सबसे अधिक सहायता करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो क्रिया का साधन होता है, सहयोगी होता है, उपकरण होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा। तो इस प्रकार सहायता के लिए, सहयोग के लिए यहाँ पर करण कारक का प्रयोग आता है। जैसे हम बस से गए, कलम से पत्र लिखा, साइकिल से बाजार गया, पत्थर से मत मारो, माने पत्थर के द्वारा मत मारो। तो ये उदाहरण हैं और अन्य उदाहरण भी देखते हैं। मैं हाथ से खाता हूँ, मैं चम्मच से खाता हूँ, भिखारी भूख से व्याकुल है। तो से शब्द है और वो साधन के लिए, सहयोग के लिए, सहायता के लिए, उपकरण के लिए प्रयोग होता है। इस प्रकार आपने करण कारक की परिभाषा और उदाहरण देखे। आइए चौथे कारक को देखते हैं। चौथे कारक का नाम है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा, संप्रदान का अर्थ है देना। तो कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसके लिए कुछ देता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण में जैसे मोहन ने छात्रों के लिए ढोल बजाई। तो जहाँ पर के लिए चिन्ह हो वहाँ पर माने छात्रों के लिए, माने मोहन क्या कर रहा है, छात्रों के लिए कुछ काम कर रहा है। ऐसे ही अगले उदाहरणों में पेट के लिए, छात्रों के लिए पुस्तकें चाहिए। जहाँ पर अंग्रेजी में फॉर आता है तो फॉर के लिए जहाँ भी प्रयोग होता है वो संप्रदान कारक है। ऐसे राम ने भरत को गाय दी, अर्थात भरत के लिए दी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था रजक का, आपको याद होगा, रजक का उदाहरण दिया था मैंने। रजक अर्थात धोबी। इसमें मैंने आपको बताया था कि धोबी जब कपड़े सेवा के लिए ले जाए तब वहाँ द्वितीया होती है, और जब आप धोबी को कपड़े दान कर दें तब वहाँ पर चतुर्थी होती है। दान करने पे क्या होगा, अब उन कपड़ों का उपयोग धोबी करेगा। तो यहाँ पर कभी कभी को कारक भी प्रयोग होता है। और ये रजक का उदाहरण मैंने आपको पाठन में दिया था तो उसको यहाँ भी मैंने समझाया। निमित्त अर्थ भी आता है, निमित्त का मतलब के लिए होता है। और इस प्रकार आप अगले उदाहरण भी देख सकते हैं। गरीबों के निमित्त दूध के लिए रोता है तो दुग्धाय। तो इस तरीके से संस्कृत में जो चतुर्थी विभक्ति है या अंग्रेजी में फॉर और हिंदी में के लिए, निमित्त या को आदि शब्द आते हैं संप्रदान कारक के लिए। और हमने परिभाषा और उदाहरण के साथ संप्रदान कारक पढ़ा। आइए चौथा तो पढ़ने के बाद पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक हमेशा अलग होने के लिए आता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने या अतिरिक्त निकलने, डरने, लज्जित होने या दूरी होने का, विलग होने का, दूर होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका भी चिन्ह से है मगर विलगता का भाव इसमें आता है। और उदाहरण देखते हैं। जैसे पेड़ से फल दूर हो रहा है, गिर रहा है, छत से गिर रहा है, दूर हो रहा है, झरना पर्वत से दूर हो रहा है, गिर रहा है। इस प्रकार इनमें अपादान कारक होगा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें तुलना का भाव भी आता है। तो तुलना का भाव आपको लिखा होगा, तुलना सेकंड नंबर, तुलना करने में भी तो मोहन से छोटा है। अगला विंध्याचल, विंध्याचल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है और इसे आप समझेंगे। पर्वत से नर्मदा नदी निकलती है तो पर्वतेन नहीं होगा, पर्वतात होगा। ऐसे ही फ्रॉम होगा अंग्रेजी में। तो इस प्रकार आपने अपादान कारक पढ़ा और इसके कुछ उदाहरण भी। आइए देखते हैं अपादान कारक और करण कारक के अंतर, क्योंकि इन दोनों में से चिन्ह का प्रयोग होता है।
तो इसलिए इसके भेद को समझ लेना आवश्यक है। पहला, करण कारक का चिन्ह भी से है मगर ये साधन के भाव में प्रकट होता है। अपादान कारक का चिन्ह भी से है मगर ये अलग होने के भाव में प्रकट होता है, और उसका अंग्रेजी सेपरेशन और मीडियम बताया गया है। और भय और घृणा के भाव में अपादान कारक होता है। करण कारक के द्वारा कर्ता कार्य करता है, अपादान से सहायता नहीं मिलती कोई। तुलना, संयोग, उद्भव, निरंतरता आदि के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है। और व्यवस्था, चारित्रिक कमजोरी, बाध्यता के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। क्रिया के साधन का बोध होता हो तो वहाँ पर करण कारक का प्रयोग किया जाएगा। आइए अब अगला कारक देखते हैं। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा जो इस प्रकार है, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक होते हैं। कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि आते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि संस्कृत में संबंध कारक को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि ये क्रिया से सीधा संबंध नहीं बताता। यहाँ भी वही चीज़ कही गई है कि यह संबंध बताने वाले शब्द तो हैं, मगर किससे संबंध बताते हैं? संज्ञा का दूसरी संज्ञा का से, या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से। इस प्रकार से यह है। हिंदी में तो कारक कहा जाता, संस्कृत में नहीं कहा जाता है। और उदाहरण देखते हैं। ये मोहन का घर है, तो मोहन और घर ये दोनों संज्ञाएं हैं। भारत के नागरिक, भारत और नागरिक ये दोनों संज्ञाएं हैं। सरकार की संस्था ये दोनों संस्थाएं हैं। मेरे चाचा, देखिए रा री रे हो गया यहाँ, तो राम का घोड़ा। तो ये सभी संज्ञाओं से संबंध बताने वाले कारक चिन्ह हैं, और इन्हें ही हम संबंध कारक कहते हैं। तो जब भी कभी दुविधा हो तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से, एक सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले को हम कारक संबंध कहते हैं। आइए देखते हैं अधिकरण कारक। किसी वस्तु के रहने, बैठने या ठहरने के आधार को अधिकरण कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है में, पे, पर आदि। इसमें समय का ज्ञान कराने वाले को भी हम अधिकरण कारक ही कहते हैं या अधिकरण कारक में प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे पेड़ पर, स्कूल में, हत्या करने पर, तो अधिकरण कारक है, बेस है, सहायता है। बेस की सहायता माने समय की या स्थान की। जैसे जंगल में, इस जगह पूर्ण शांति, माने इस जगह पर पूर्ण शांति है, तो पर का लोप भी कई बार हो जाता है। इस प्रकार आपने 7 कारक पढ़ लिए, उसके उदाहरण और परिभाषा के साथ। आइए देखते हैं अगला कारक। अगला कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक की परिभाषा देखते हैं। किसी को संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सचेत करने का भाव प्रतीत हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात बुलाने, सचेत करने, जागरूक करने आदि का भावबोध हो तो वहाँ संबोधन कारक होता है। संस्कृत में इसको प्रथमा विभक्तियों के साथ ही प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसका अलग कारक चिन्ह है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हे ईश्वर, हे मोहन, अरे बालक, सब में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा या संबोधक चिन्ह आएगा। और ये सभी उदाहरणों को मैंने कलर से अलग अलग किया जिससे आप पहचान सकेंगे कहाँ पर संबोधन कारक है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अरे लड़के यहाँ आओ, बच्चों पढ़ाई करो। तो इन सब को आपने पढ़ना है। कहीं भी दुविधा हो तो आप बताएंगे। और इसकी सीधी सीधी पहचान है कि आपके इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह या संबोधन चिन्ह प्रयोग होता है। इस प्रकार आपने कारक चिन्हों को पढ़ा। और अब आपकी पुस्तक में जो याद रखने योग्य बातें लिखी हुई थी उसे मैंने एक संक्षेप में पुनर्स्मरण कराने के लिए स्लाइड में डाल दिया। संज्ञा या सर्वनाम का शेष वाक्य से संबंध जोड़ने का काम जिन चिन्हों के से होता है वे कारक कहलाते हैं। और कारक का सीधा संबंध क्रिया से प्रकट होता है। कारक के 8 वेद हैं। ये 8 वेद हम पढ़ चुके हैं। मैं इनके नाम पढ़ देता हूँ।
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक सबके पीछे लगा है और कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। इस प्रकार हमने आपके पाठ 8 का अध्ययन किया और अगर पाठ 8 के किसी हिस्से में आपको कोई दिक्कत हो तो वो क्लास में पहुंच करके ज़रूर पूछें। अब हम क्या करते हैं कि इसके एक्सरसाइज को, अभ्यास को कर लेते हैं, तो जिससे आपको सीखने में सहायता मिलेगी और आप जल्दी कर पाएंगे। तो मैं इसमें सही जो है उसको पढ़ूँगा। पहले के पहले में पर, दूसरे में से, तीसरे में, चौथे में ने, पाँचवें में को, छठवें में हे, सातवें में की। ये इन चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं और आप इन पे गोला लगा सकते। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सही परसर्ग चुनकर वाक्य पूरे करो। तो मैं वाक्य बोलूँगा और आप उसमें से अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सा चिन्ह मैंने प्रयोग किया है। ब्राह्मणों ने राजा से दान लिया, गरीबों को भोजन दो, मैं साइकिल से बाज़ार जाऊंगा, माला के लिए फूल चुनो, रविवार को विद्यालय का अवकाश था, हे साधु आसन ग्रहण करो, बच्चों के हाथ से पतंग छूट गई। इस प्रकार सही कारक चिन्ह के साथ मैंने वाक्य बनाया है और आप इसको समझ ना पाएँ तो बार बार इसी को सुन करके और सही उत्तर लिखें। अगली स्लाइड देखते हैं। तीसरा प्रश्न, उपयुक्त कारक चिन्ह लगाओ। शीला ने पाठ पढ़ लिया है। मैं वाक्य बोलूँगा, कारक चिन्ह आपने बार बार सुन करके पहचानना है। वह गेंद से खेल रहा है, माली ने पौधों को पानी दिया, यह घर अनिल का है, सीमांत कमरे में सो रहा है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न आपका पूरा होता है। चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य में वाक्य और उनमें आए कारक के नाम पढ़ो और सही गलत का निशान लगाओ। माँ को खाना दो, संप्रदान कारक, किसी के लिए कोई चीज़ देते हैं। किसान ने खाद दी, करण कारक, किसान के द्वारा नहीं लिखा है। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, यहाँ पर कर्ता कारक का चिन्ह है और कोई नहीं है, तो अर्थात गलत। मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ क्योंकि आपको सही या गलत लगाना है। तो संप्रदान कारक सही, किसान ने खाद दी करण कारक गलत, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया कर्म कारक गलत, यहाँ पर कर्ता कारक होगा। चौथा प्रश्न, अब पढ़ने को पुस्तक दो, गलत, यहाँ पर आना चाहिए संप्रदान, पढ़ने के लिए पुस्तक दो। पाँचवा, गाय के लिए चारा दो, संप्रदान कारक बिल्कुल सही। माँ ने बालकों को मिठाई दी, बालकों को मिठाई दी उनके उपयोग के लिए है, वो खा जाएंगे, यहाँ भी संप्रदान कारक है, अतः छठवां गलत। इस प्रकार से आपके चौथे प्रश्न को हमने पूरा किया। पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्न वाक्यों के सामने कोष्ठक में लिखो कि उनमें करण कारक या अपादान कारक है। तो ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई, तो लोटे से अपादान कारक। वह आँखों से ओझल हो गया, दूर हो गया, अपादान कारक। वह साइकिल से घर जाती, साइकिल की सहायता से घर जाती है, अर्थात करण कारक। मोहन ने चाकू से सेब काटा, चाकू की सहायता से, उपकरण है चाकू, इसलिए यहाँ पर करण कारक। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल दूर जाता है, गिरता है, तो इसलिए अपादान कारक होता है। इस प्रकार ये प्रश्न आपका हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या है 6। रंगीन शब्दों में आए कारक का नाम लिखो। हिमालय से निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो कहीं से कोई चीज़ निकलती है, उद्गम होता है, वहाँ पंचमी होती है। पंचमी अर्थात अपादान कारक। माँ ने खाना खाया, कर्ता कारक। पिताजी कमरे में हैं,
स्थान है अधिकरण का अधिकरण कारक। सप्तमी हे गुरुजनों अर्थात संबोधन है तो संबोधन कारक। बालक चम्मच से खाना खा रहा है माने चम्मच की सहायता से खाना खा रहा है तो तृतीया करण कारक। चिकित्सक ने रोगी को दवा पिलाई रोगी के लिए, ठीक है ना, इसमें फॉर अंग्रेजी के लिए आता है अर्थात संप्रदान कारक। मोहन को विद्यालय जाना है कर्म कारक, वह शाम को जाएगा, ठीक है ना, शाम को जाएगा अर्थात इन द इवनिंग आएगा अर्थात अधिकरण कारक। जहाँ पर समय और स्थान की बात होती है वहाँ पर अधिकरण कारक प्रयोग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। कारक संबंधी अशुद्धियाँ दूर कर वाक्य दोबारा लिखो। तो मैं सही वाक्य दोहराऊंगा। आसमान में पतंगें उड़ रही हैं, मेरी बहन का नाम श्रुति है, पेड़ से पत्ता गिर गया, सच्चाई की सदा जीत होती है, पिताजी दीदी की फ्राक लाए। इस प्रकार हमने 7 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको इसमें डिफिनीशन और परिभाषा पता चलती है, तो जब तक आप उसकी परिभाषाओं और उनके सही सटीक कार्यों को नहीं जानेंगे तो आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। इनको ज़रूर ध्यान से करें। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक। दूसरा, कारक के भेद हैं 8 घ नंबर। तीसरा, क्रिया के होने का स्थान बताता है गा नंबर अधिकरण कारक। चौथा, 2 संज्ञाओं का आपस में संबंध बताता है घ नंबर संबंध कारक। जिस साधन की सहायता से क्रिया की जाए वह है ख नंबर करण कारक। छठवां, क्रिया को करने वाले का बोध कराता है अर्थात कर्ता का बोध कराता है कर्ता कारक का नंबर। 7वां, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े उसे कहते हैं ख नंबर कर्म कारक। 8वां, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो वह है संबोधन कारक ख नंबर। 9वां, जिसके लिए क्रिया की जाती है वह है ग नंबर संप्रदान कारक। 10वां, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरे से अलग होने का भाव प्रकट होता हो वह है का नंबर अपादान कारक। इस प्रकार ये आपके 10 प्रश्न हो गए हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है परसर्ग चुनकर वाक्य पूरे करो। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं, मैं मेट्रो रेल से दिल्ली घूमूंगा। सहायता के लिए है ना। पिंजरे पर बहुत से पक्षी थे, नहीं क्षमा करें ये गलत है, इसमें आएगा पिंजरे में बहुत से पक्षी थे, गा नंबर सही है इसके लिए। चौथा, हमारे घर में मेहमान आए, क्योंकि घर में मेहमान अंदर आएंगे, घर के ऊपर नहीं आएंगे। हमारे घर में मेहमान आए हैं। 5वां, धोबिन ने साबुन से कपड़े धोए। 6वां, छत पर बच्चे खेल रहे हैं, तो छत में नहीं छत पर आएगा, छत के ऊपर खेल रहे हैं। माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। 8वां, भाई माँ के लिए साड़ी लाए हैं, अर्थात माँ के लिए ही प्रयोग में होगी, किसी को देने के लिए होता है तो संप्रदान संप्रदान कारक, अतः ख नंबर सही है। 9वां, आसमान में काले बादल घेर आए। 10वां, अंकित साइकिल से गिर गया है। अब इसमें से है, से चिन्ह दिया हुआ है, अपादान कारक के लिए प्रयोग होगा। इस प्रकार आपके ये दूसरे प्रश्न को हमने पूरा किया। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में सही कारक पर चिन्ह लगाना है। पहला है पका आम पेड़ से गिरा, तो दूर होने के लिए, गिरने के लिए अपादान कारक का नंबर सही है। दूसरा, हे ईश्वर, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पुकारना अर्थात संबोधन, तो संबोधन कारक।
तीसरा प्रश्न, ये अमित के कपड़े हैं, तो अमित और कपड़े दोनों संज्ञाएं हैं, इसलिए दोनों का संबंध पता चल रहा है, तो इसलिए संबंध कारक घ नंबर। धोबी ने कपड़े धोए, धोबी ने काम किया, अतः यहाँ कर्ता कारक। बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं, तो बगीचा एक स्थान है, इसलिए अधिकरण कारक। इस प्रकार आपके ये सभी प्रश्न हमने कर लिए हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न आते होंगे। आपका पाठ 8 अभ्यास और कारक परिभाषा उदाहरणों के साथ यहाँ समाप्त होता है। अगर किसी भी छात्र को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो, तो कक्षा में पहुँच कर के इनके विषय में वो प्रश्न पूछे और मुझे उसके प्रश्नों का जवाब दे कर के खुशी होगी। और अब हम पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।